बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सालेहा जुल्फ़िकार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोइट्स ऑफ द रोमांटिक एज पे है, क्योंकि इसके 3 ग्रुप्स हैं। लाइक पोइट्स जो बहुत ज़्यादा थे रोमांटिक पोइट्स, तो उनको फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस भी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे भी, ठीक है। और उनमें से जो पहला है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इससे जो पहले वाली वीडियो है वो रोमांटिक पोइट्री पे थी कि पोइट्री थी किस तरह की, ठीक है, और कैसे वो क्लासिकल पोइट्री से डिफरेंट थी, वो मैं वीडियो बना चुकी हूँ उस पर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि लेक पोइट्स किस तरह के पोइट्स थे और क्यों इनको डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि रोमांटिक एज के जो पोइट्स थे ना, उनको डिफरेंट उनको क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। सबसे पहली जो है वो लेक स्कूल है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें वर्ड्सवर्थ आ जाता है, कॉलरिज आ जाता है और साउदी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद द स्कॉट ग्रुप है, जिसके ये इतना लंबा जो है वो इतनी लंबी क्लासिफिकेशन नहीं है, लाइक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है और बहुत थोड़े से पोइट्स हैं, लाइक कैंपल है, मोरे है और वुड सर वाल्टर स्कॉट हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो यंगर ग्रुप का एक ग्रुप है पोइट्स का, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लाइक बायरॉन नाम है बहुत बड़ा, पीबी शेले बहुत बड़ा नाम है और सबसे बड़ा तो जॉन कीट है। तो इन सब को यंगर ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सब की बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी, ठीक है। इस बेस पे इनको क्लासिफिकेशन के लिए अलग ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। और लेटर ग्रुप भी इनको कहा जाता है। समझ आ गई। अब जो है, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें ना रोमांटिक पोइट्स की, तो रोमांटिक पोइट्री कब कब पीक पे गई थी वो हम डिस्कस करते हैं। तो कब कब ये बहुत ज़्यादा उरूज पे गई थी, उसके अकॉर्डिंग इस पोइट्री को 2 हिस्सों में, 2 ईयर्स में टू लाइक हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया। जैसे हम कह सकते हैं कि 1798 में जब लिरिकल बैलेड पब्लिश हुई थी, मैं बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ कि एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिलके लिरिकल बैलेड्स लिखी थी 1798 में, जिसके बाद कहा जाता है कि रोमांटिक एज की शुरुआत होती है, ठीक है। तब से लेके रोमांटिक पोइट्री पीक पे जाना शुरू हुई थी और 1806 तक, ठीक है। उसके बाद जो रोमांटिक पोइट्री दोबारा से जब पीक पे गई वो 1816 से 1824 के दरमियान गई थी, ठीक है। इसके दरमियान में जो पीरियड आता है ना, मिडिल जोन आता है इन दोनों के बीच में, 1806 से 1816, यानी 10 ईयर्स का। तो इसमें कहते हैं कि उस तरह की रोमांटिक पोइट्री प्रोड्यूस नहीं हुई कि हम उसको कोई प्रॉपर नाम दे सकें। इस एज में ए काइंड ऑफ डिक्लाइन वाज देयर, ओके। सो बाद में फिर मर्ज हो गई थी। क्लियर हो गई बात। उसके बाद आ जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी लेक पोइट्स की। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन पोइट्स को लेक पोइट्स क्यों कहा जाता है। जैसे यंगर ग्रुप का मैंने बता दिया, उसको यंगर के पोइट्स को इस कैटेगरी में क्यों रखा गया। इसी तरह से लेक पोइट्स जो हैं, इन तीनों पोइट्स को लेक पोइट्स क्यों कहा गया, ये हम देखने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और साउदी को कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि वर्ड्सवर्थ जो था वो लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था लंदन में, और एस.टी. कॉलरिज और साउदी जो थे वो परमानेंट उनकी रेजिडेंस लेक डिस्ट्रिक्ट नहीं थी, लेकिन वो वहाँ पे उनका आना जाना लगा रहता था, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये पोइट ये कंसीडर करते थे, नेचर को ये बहुत मानते थे, ठीक है। वो कहते थे कि इस लेक के सराउंडिंग में बैठ के लिखने से डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं इंसान को, ठीक है। ये इनकी सोच थी। तो ये उस जगह को, उस ब्यूटीफुल वैली को, उस ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट को विजिट किया करते थे। तो वर्ड्सवर्थ तो था ही वहाँ का। तो एस.टी. कॉलरिज जब वहाँ पे आया, तो जब दोनों उस एरिया में बैठे तो दोनों की दोस्ती हो गई, क्योंकि दोनों की सोच बहुत मिलती थी, ठीक है। अब क्या हो गया कि जब दोनों की सोच मिली, फ्रेंडशिप बढ़ी, तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ पोइट्री को जो है वो इमर्ज करवाना चाहिए। इस वजह से इन्होंने 1798 में लिरिकल बैलेड लिखी, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। और पहली बार इसको पब्लिश किया गया तो ये देखने के लिए कि ये जो पोइट्री है, डिफरेंट काइंड ऑफ पोइट्री, क्या ये सक्सेसफुल होगी या नहीं, ये देखने के लिए सिर्फ पहला इसका प्रीफेस पब्लिश हुआ था। और उसके बाद दोबारा जब देखा कि अच्छा लोगों को ये जो है पोइट्री पसंद आ रही है, उसके बाद उसका सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ था, ठीक है, कुछ चेंजेस के साथ मिनिमम। अब क्या हो गया, ये बात हो गई। उसके बाद
हाँ, ये डेट्स याद रखनी कि सेकंड एडिशन ऑफ फर्स्ट एडिशन जो था वो 1800 में और सेकंड एडिशन भी इसका पब्लिश हुआ था, और वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने ही इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक हो गया। अब देखिए जेनेसिस ऑफ लिरिकल बैलेड्स। अब देखें एक कि लिरिकल बैलेड्स में किस तरह की पोम है। कॉलरिज ने अपने एक और वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में इसको फर्दर एक्सप्लेन किया था कि हमने लिरिकल बैलेड्स की पोम को किस तरह से लिखा है। और उसने क्या बोला था, उसने कहा था कि वर्ड्सवर्थ और मैं दोनों नेबर्स थे, ठीक है। और फिर हमारी जब बात शुरू हुई कि हम क्योंकि हमारी जो है हमारे आइडियाज़ सेम थे, तो लाइक हमारी सोच एक थी, तो हमने सोचा कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ पोइट्री होनी चाहिए जिसमें नेचर का जो सच है वो लोगों के सामने रखना चाहिए, और न्यू आइडियाज़ लोगों के सामने रखना चाहिए जो कि इमेजिनेशन पे बेस्ड थे। आपको पता है इमेजिनेशन जो है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है सारे रोमांटिक पोइट्स की। अब अगर देखें, हम कहते हैं ना कि अच्छा लेक ग्रुप अलग था, दूसरा यंगर ग्रुप अलग था, स्कॉट ग्रुप अलग था, तो फिर किस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये सारे रोमांटिक पोइट्स हैं। तो आप इमेजिनेशन की बेस पे और नेचर से इसके लव की बेस पे आप कह सकते हैं कि सारे के सारे इनमें ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। अब देखें, इन्होंने जब कॉलरिज ने ये बातें लिखना शुरू की तो उसने ये कहा कि मैं जो था, लाइक कॉलरिज की अपनी बात कर रहा था कि मैं जो था वो सुपर नेचुरलिज्म पे फोकस कर रहा था, ठीक है। लिरिकल बैलेड की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि मेरा जो फोकस था वो सुपर नेचुरलिज्म यानी मैजिकल वर्ल्ड का था। मैं जो था वो घूस्ट वगैरह स्पिरिट वगैरह पे बिलीफ रखता था और मैंने उसी को मोटिव बना के अपनी राइटिंग्स लिखी हैं, ठीक है। लेकिन फिर वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो था हाँ ओके, वर्ड्सवर्थ जो था ये जो था ये एवरीडे लाइफ के बारे में, विलेज लाइफ के बारे में और इमेजिनेशन के बारे में लिखता था कि असल में इस ज़िंदगी में हो क्या रहा है उसकी रियलिटी को सिंपल लैंग्वेज में बयान करना जो काम था वो वर्ड्सवर्थ का था। वो नेचर कैसे कनेक्ट है लोगों से, ह्यूमन से, ये सारा सोल कैसे, इंसान की माइंड कैसे कनेक्ट है नेचर से, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना सिंपल रियल लैंग्वेज में, ये वर्ड्सवर्थ का काम था। तो इस तरह से ये दो कैरेक्टरिस्टिक सुपर नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म, ह्यूमैनिटी मिल के तो हमने ये वर्क पब्लिश कराया और ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसने बताई हैं, ठीक है। उसके बाद लिरिकल बैलेड्स के जो प्लान बनाया था तो कॉलरिज ने सुपर नेचुरलिज्म, वही बात है कि वर्ड्सवर्थ ने नोवेल्टी लाई थी और एवरीडे थिंग्स को डिस्कस करने लगा था। अब देखिए वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। अब वर्ड्सवर्थ ने एक प्रीफेस में ये बात डिस्कस की थी लिरिकल बैलेड्स के बारे में कि स्टाइल किस तरह का था लिरिकल बैलेड्स का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। कि एक प्रीफेस के अंदर उसने एक बुक के अंदर कॉलरिज ने बायोग्राफी लिटरेरिया के अंदर वो चीज़ें डिस्कस की जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब जो है वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड के स्टाइल के बारे में एक प्रीफेस लिखा था, उसके अंदर उसने बात की थी कि मेरा जो मकसद था ना, वर्ड्सवर्थ अपने लिए कहता है कि मेरा ये मकसद था कि जो मेरी पोइट्री की जो लैंग्वेज होनी चाहिए ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए। और उसने सिंपल लैंग्वेज क्यों चूज़ की थी, वो कहते था कि ताकि जो पोइट्री जो है वो लोगों के हार्ट को छू सके, इमेजिनेशन पे लोगों को सैड बना, लाइक लोगों को सैड भी कर सके, खुश भी कर सके, फीलिंग्स पे बेस्ड होनी चाहिए। और उसने कहा था मैंने सिंपल लैंग्वेज इसलिए चूज़ की कि लोग समझ सकें कि पोइट्री असल में पोइट्री का पर्पज़ है क्या, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज उसने इसलिए भी यूज़ की क्योंकि वो रियलिटी बताना चाह रहा था लोगों को, सिंपल रियलिटी जो रियल वे में यूज़ करते हैं ना वो चीज़ें बताना चाह रहा था लोगों को। तो रियल लैंग्वेज उसने यूज़ की और थीम्स जो उसने सब्जेक्ट जो उसने चूज़ किए वो रस्टिक लाइफ यानी विलेज लाइफ को डिस्कस किया जो कि बहुत सिंपल लाइफ थी और लोगों के दिलों के करीब थी। और लोग उसको पढ़ के जो सिटीज़ में शिफ्ट हो गए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, तो वो सेंटिमेंटल हो जाते थे जब वो विलेज लाइफ के बारे में डिस्कस करता था अपनी पोइट्री। तो उनको सैड भी बना देती, खुश भी बना देती, सिंपल लैंग्वेज ताकि उनको समझ भी आ सके। तो इस तरह से वर्ड्सवर्थ का मकसद ये था। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। और दूसरी चीज़ इसमें क्या डिस्कस किया था इस प्रीफेस के अंदर कि उसने रिवोल्ट किया था, यानी वो अगेंस्ट खड़ा हुआ था किसके, क्लासिकल थॉट्स के, जिसमें वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते थे और वो कैब होती थी और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए डिफरेंट और लोग समझ नहीं सकते थे। तो इस तरह की लैंग्वेज के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई, उसने सिंपल लैंग्वेज यूज़ करके विलेज लाइफ को डिस्कस किया था। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि अब हम डिस्कस करते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ की क्या वैल्यू है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो देखें विलियम वर्ड्सवर्थ को तो सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट पोएट है रोमांटिक एज का, यानी आप फादर ऑफ रोमांटिक एज इसको कह सकते हैं, ओरिजिनेटर भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक ओरिजिनेटर था। क्योंकि इसने लिरिकल बैलेड लिख के रोमांटिक एज की शुरुआत की थी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसने ये खिलाफ खड़ा हुआ था ड्राइडन, पोप और जोहानसन की पोइट्री के, जो कि क्लासिकल पोइट्री थी। क्लासिकल पोइट्री आपको पता है कॉम्प्लिकेटेड वोकेबुलरी थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी कि 2 लाइन्स के अंदर ही आपने बात करनी है, इमेजिनेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, रियलिज्म होता था वहाँ पे।
और प्रिसाइजनेस होती थी कि जितने कम वर्ड्स में आप बता सकते हो, एग्जेजरेशन की कोई जगह ही नहीं थी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ये सारा कुछ। तो इन सब के अपोज खड़ा हुआ कि एग्जेजरेटेड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी लैंग्वेज जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ताकि लोगों को कनेक्ट कर सके, रियल मीनिंग समझा सके पोइट्री का। तो ये इसका पर्पज़ था। उसके बाद उसने कहा था कि पोइट्री ये नहीं है कि अपनी इंटेलिजेंस से, जैसे कि पहले हुआ करता था ड्राइडन वगैरह, अपनी सोच के कुछ लिखा करते थे, लेकिन वर्ड्सवर्थ कहता था कि ये पोइट्री जो है वो सोचने की चीज़ नहीं है, बल्कि जब भी आप नेचर को देखो, जब भी किसी ब्यूटीफुल चीज़ को देखो, तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो इमोशंस, ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस होने लगे और वर्ड्स खुद ब खुद आने लगे। ये होती है पोइट्री। ये इसने एक डेफिनेशन दी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, के आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि लगातार जो है आपके इमोशंस ओवरफ्लो होने लगते हैं जब भी आप कुछ लिखने बैठते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद उसने वही बात आ जाती है कि कैसे उसने क्लासिकल जो स्कूल ऑफ थॉट था पोइट्री, उसमें वो फ्रेजियोलॉजी जो मतलब एग्जेजरेटेड वोकेबुलरी और इस तरह की फैंसी लैंग्वेज यूज़ करते थे, उसके खिलाफ खड़ा हुआ। उसके बाद कहा गया है कि वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारे लिरिक्स भी लिखे हुए हैं। उसके बाद आ जाता है कि ये इस तरह की पोएम लिखता था ना कि जो कि हर किसी को समझ आ जाती थी। सब ऐसे समझते थे कि जैसे वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, इस तरह की सिंपल लैंग्वेज से वो लिखता था, और कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करता था, फीलिंग से भरी हुई उसकी पोएम। उसके बाद अगर हम देखें तो इसने एक लाइन भी लिखी, एक जो इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जैसे मैंने लिरिक्स की भी बात कर दी है, डीप इमोशंस की भी बात कर दी है, सिंपल और नेचुरल लैंग्वेज की भी बात कर दी है, जो बुलेट्स में सामने आपको है मेन हेडिंग्स दिख रही हैं, और लास्ट पे आप देख रहे हैं जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, ये इसकी एक फेमस पोम है जिसकी लाइन्स हैं कि इसकी लाइन्स कुछ इस तरह की हैं। दस नेचर स्पोक द वर्क वॉज डन, हाउ सून माई ल्यूसीज रेज वॉज रन, शी डाइड एंड लेफ्ट टू मी दिस हेल्थ, दिस काम एंड क्वाइट सीन, द मेमोरी ऑफ वट हैज़ बीन एंड नेवर मोर विल बी। अब देखेंगे जो इसने वर्ड लिखा हुआ है, इसमें इसने ये बताने की कोशिश की हुई है कि जो ल्यूसी थी वो उसके बहुत क्लोज थी और उसकी डेथ हो गई है, और वो बेशक उसकी डेथ हो गई है, लेकिन हर चीज़ में उसकी जो है वो याद मौजूद है, और उसकी यादों को सोच के वो सुकून महसूस कर रहा है, और एक पीसफुल इन्वायरमेंट में उसको सोच के उसको सुकून मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि ये सेंटिमेंटल कर रही है लोगों को, लोग सैड और फील इमोशन से भरे हुए, कितनी सिंपल लैंग्वेज आप देख भी सकते हैं खुद ही कि उसकी इस तरह की पोइट्री होती थी कि इमोशंस से भरी हुई, फीलिंग्स से भरी हुई और सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई होती थी। और कैसे उसने कनेक्ट किया हुआ है कि नेचर जिस तरह सुकून बख्शती है, इस तरह से उसकी मेमोरीज भी उसको सुकून दे रही हैं। तो इस तरह से इसने नेचर और उस दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, ह्यूमैनिटी को। ठीक है, उसके बाद इसके और भी बहुत सारे वर्क हैं, जैसे इसके इम्पॉर्टेंट सोनेट्स आपको पता है 14 लाइन की एक पोम होती है, उसके अंदर उसकी जो फेमस सोनेट्स हैं, ये आपको नाम याद रख लें। एक जो है वेस्टमिनिस्टर ब्रिज है, एक द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। अब देखिए आपको सामने शो कर रहा है कि कैसे वर्ल्ड यानी नेचर और हमारा कनेक्शन है, ये इसने शो करने की कोशिश की हुई है, और इसकी लैंग्वेज जो है वो बताती है कि किस तरह का पोइट था। उसके बाद इसकी ओड्स हैं फेमस, ओड टू ड्यूटी है, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी है, जिसमें इसने फिलॉसफी ऑफ लाइफ को डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद जो है उसने ये बात बताई हुई है कि जब हम अपनी यंग लाइक चाइल्डहुड में होते हैं, बचपन में होते हैं या फिर यंग एज में होते हैं, तब जिस तरह से हम नेचर को देखते हैं वही उसकी ट्रू पिक्चर होती है। लाइक जो लोग अपने साथ अपने बचपन को हमेशा ताज़ा रखते हैं वो लोग दुनिया में कामयाब और खुश रहते हैं। ठीक है, ये इसने एक ट्रू हैप्पीनेस का एक राज बताया हुआ है। ठीक है, कि अपने चाइल्डहुड को कभी भी उसकी मेमोरीज़ को या फिर उसकी ग्लिम्प्स को अपने अंदर से कभी नहीं मिटाना चाहिए, क्योंकि एक चाइल्डहुड के साथ आपका जो टच होता है वही आपको हैप्पीनेस देता है। ठीक है, उस वक्त जो आपकी सोच होती है वो जितनी स्पिरिचुअल होती है और जितनी फ्रेश होती है और जिस तरह से एंथुसियाज़म से भरी हुई होती है वो और ओल्ड एज में नहीं हो सकता। तो जिस तरह से आप उस टाइम खुश होते हैं उस तरह से नहीं हो सकते, इसलिए उसके साथ टच रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसने ये एक लिरिकल पोएट था, ना सिर्फ ये नेचर इसका मेन थीम था, बल्कि ये ह्यूमैनिटी पे भी लिखता था, ह्यूमन लाइफ पे भी लिखता था, नेचर पे भी, और उनकी टुगेदरनेस की, इनकी दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन है, इमेजिनेशन वगैरह पे लिखता था। ठीक हो गया। उसके बाद ना सिर्फ ये एक पोएट था बल्कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को ये इसने शुरू में सपोर्ट भी किया था, और बाद में जब नेपोलियन ने इलीगली दूसरे टेरिटरीज़ में कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दी, तब ये इसके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया था। ठीक है,
उसके बाद इसकी वही बात बताई जाती है कि उसकी पोइट्री के अंदर विलेज लाइफ का जो एलिमेंट है और सिंपल लैंग्वेज जो है वो उसकी ग्लिम्स दिखती हैं। उसके बाद इसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए होप्स जो हैं वो डिनोट की हुई हैं अपने वर्ड्स के अंदर। उसके बाद कि कैसे नेचर और मैन जो हैं वो कनेक्ट हैं, किस तरह से नेचर की, वो कहते हैं कि नेचर जो है ना वो हेल्प करती है इंसान को हील होने में। फॉर एग्जांपल इफ़ समबडी इज़ वेरी सैड, ठीक है, अगर वो जाता है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर लाइक नेचर से रिलेटेड लाइक स्ट्रीम्स हैं और सिर्फ उसी की आवाज़ आ रही है, चिर्पिंग ऑफ ट्रीज़ हैं, माउंटेन्स हैं और इस तरह की कोई जगह है, तो ये इस तरह की जगह जो होती है वो एक अजीब सा सुकून देती है। और इस तरह से हम अपनी लाइक इंसान को एक स्पिरिचुअल सा और इमोशनल सा सुकून मिलता है जो कि हील होने में उसको हेल्प करता है। इस तरह से उसने कहा है कि और उस तरह से अगर हम उस एरिया में बैठ के अगर पोइट्री भी लिखना चाहें तो हमारे माइंड में डिफरेंट तरह के आइडियाज़ आएंगे जो कि एक रस्टिक जो कि एक जो टाउन लाइफ है, सिटी की लाइफ है, वहाँ पर बैठ के नहीं आ सकते। तो इस तरह से कहते हैं कि देखें किस तरह से नेचर का और माइंड का कोई कनेक्शन है, एक एक पीस सा फील होता है ऐसी जगह पे जाके। इस तरह की जगह पे जाके पोइट्री और इमोशनल आइडियाज़ आते हैं किसी भी राइटिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से इसने नेचर को प्रेज़ किया हुआ है, ठीक। उसके बाद उसने कहा हुआ है कि मेन जो है नेचर का ही एक पार्ट है। जैसे इसने अपनी एक जो कहते हैं उसको एक पोम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, उसमें उसने बताया हुआ है कि उसने एक सेंटेंस यूज़ किया हुआ है और एक सिमिली यूज़ किया हुआ है कि वो एक क्लाउड को देख रहा है आसमान के ऊपर, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक बूढ़े आदमी की तरह है और बूढ़ा आदमी पे एक बेस्ड ये कहानी है। और वो कहता है कि बूढ़ा आदमी बिल्कुल उसी क्लाउड की तरह है, ठीक है। क्यों कहता है? क्योंकि जैसे वो क्लाउड एक सुकून में है, दुनिया से बेखबर, इसी तरह से ओल्ड मैन जो होता है वो भी इस तरह से। तो इस तरह से उसने कहा हुआ है कि कैसे नेचर और इंसान का कनेक्शन है, ठीक है। और ये पोम आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी मज़ीद। तो फिर ये देखिए मैंने आगे जो है ये इसी बारे में डिस्कस किया है कि मोशन लेस लाइक अ क्लाउड, जैसे क्लाउड एक बगैर हिले वहाँ पर पीस में बैठा हुआ है या खड़ा है, तो इसी तरह से ओल्ड मैन की भी ज़िंदगी इसी तरह की है, ठीक है। उसके बाद इसने नेचर को प्रेज करके इतनी सिंपल लैंग्वेज यूज़ की हुई है ना। इसकी एक बड़ी सी पॉम है, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न अबे। टिंटर्न अबे एक जगह का नाम है जहाँ पे ये एक अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ जाता है। यंग एज में भी जाता है ये, जब वो बहुत यंग था, और बाद में जब बूढ़ा या फिर थोड़ा मेच्योर होता है तब भी जाता है, और अपने चाइल्डहुड में भी गया हुआ होता है। तो वो तीनों फेजेस बताता है इसी पोम के अंदर कि कैसे उसके जो पहले वो नेचर को अपना टीचर समझता था, पहले वो नेचर को की ब्यूटी को प्रेज करता था और बाद में उसने नेचर के अंदर गॉड को देखना शुरू कर दिया। तो इस तरह से कैसे उसके जो ख्यालात थे वो बदलते गए विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट पोम है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इसकी पोम है इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, ठीक है। उसके बाद वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है वो सिर्फ लिरिक्स पे बेस्ड नहीं है, पोम्स पे बेस्ड नहीं है, बल्कि सॉनेट्स भी लिखी हुई हैं, ओड्स भी लिखी हुई हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोम्स भी लिखी हुई हैं और लॉन्ग भी लिखी हुई हैं। कहते हैं कि इसकी जो लॉन्ग पोम्स हैं वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है जितनी कि शॉर्ट हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पीस है, इसका लास्ट वर्क है द प्रील्यूड। इसने सबसे अपनी लॉन्गेस्ट वर्क लिखने की कोशिश की थी इसके अंदर जिसके इस वर्क के अंदर ये इसका लॉन्गेस्ट वर्क क्यों है? क्योंकि इसने अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में कि किसके साथ क्या हुआ शुरू से लेके आखिर तक सारा कुछ बताने की कोशिश की है कि किस तरह से ये पोएट बना, किस तरह से इसने नेचर को अपनाया, किस तरह से इसके नेचर के जो है वो ख्यालात चेंज हुए, कैसे वो चाइल्डहुड से यंग एज में आया, यंग एज से ओल्ड एज में आया, और किस तरह से इसकी लाइफ की एक्सपीरियंसेस डिस्कस कर रहा था और लिखते लिखते इसकी डेथ हो गई थी, इसको कंप्लीट नहीं कर सका था। इसने रिक्ल्यूस यानी बहुत बड़ी पोम लिखने की कोशिश की थी, द रिक्ल्यूस उसको नाम देना चाह रहा था, लेकिन इसने द प्रील्यूड पहले लिखी, ठीक है, और फिर उसके बाद एक्सकर्शन जो कि इसी के पार्ट हैं ये लिखने की कोशिश की, लेकिन फिर इसकी डेथ हो गई, ठीक। ये देखिए अगले बुलेट में मैंने आपको बताया भी हुआ कि किस तरह से वर्ड्सवर्थ कहता है कि मेरे पूरे माइंड की प्रोग्रेस उसने अपनी ज़िंदगी, अपनी दिमागी हालत, यानी आप कह सकते हैं कि कैसे उसके जो आइडियाज़ थे ना वो चेंज हो गए थे विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये बताने की कोशिश की हुई है। उसके बाद जो है इसकी जो पोइट्री है, इसका जो काफ़ी पार्ट है ना, जैसे वर्ड्सवर्थ ने बहुत ज़्यादा पोइट्री लिखी है और उसमें से जो बहुत ज़्यादा पार्ट, बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि कुछ हिस्सा जो है वो अनइमेजिनेटिव है, लाइक इतना ज़्यादा फेमस पॉपुलर नहीं था, लेकिन हम इसकी मॉरल वैल्यूज़ यानी नेचर के बारे में, गॉड के बारे में, स्पिरिचुअलिटी, इमोशनल जो इसकी फीलिंग्स थी, ब्यूटी को, जैसे नेचर की से टुगेदरनेस थी, तो हम इसको भी नहीं भूल सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेनिसन जैसा इतना बड़ा पोइट, उसने इसको कहा है कि वर्ड्सवर्थ ने जो भी कहा है वो
एक भी लफ्ज़ जो है वो विदाउट पर्पस नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है वो हम एसटी कॉलरेज और सऊदी को भी डिस्कस करेंगे। एसटी कॉलरेज को हमने कुछ ना कुछ डिस्कस किया, जैसे उसके सुपर नेशनलिज्म को, ठीक है। तो सऊदी को भी हम डिस्कस करेंगे। स्कॉट ग्रुप क्योंकि छोटा सा है तो हम उसी के साथ इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।